नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम 95 में। साथियों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट जो कि एग्ज़ाम डेट जो है निश्चित की जा चुकी है और सी टेट इसकी भी एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है। तो आशा करते हैं आप लोग यूपी टेट और सी टेट दोनों की ही तैयारी कर रहे होंगे। तो जो साथियों, पर्यावरण का जो टॉपिक है दोनों एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पर्यावरण जो है यूपी टेट में भी पूछा जाता है और सी टेट में भी। तो उसके पर्पज़ से हम ये वीडियो जो है लेकर आए हैं। तो आज इस वीडियो में पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट में आपको कवर कराए जाएंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला जो चैप्टर है साथियों ईवीएस का, ये इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारी वीडियो आपको यूपी टेट और सी टेट से संबंधित देखने को मिलने वाली हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए और लाइक और शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जी हाँ साथियों, इकोलॉजी जो है किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण के, किसके किसके बीच का, जीव और वातावरण के बीच का पारस्परिक अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है यानी कि इकोलॉजी। पहला क्वेश्चन कवर हुआ। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं। जैविक संघटक है, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये पूछा गया है। तो किसने किया था, आर्नी नेस ने। ठीक है, ये आपको याद रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। तो घास और वन और मरुस्थल जो है किसके उदाहरण हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है। तो क्या कहलाता है ये, पारिस्थितिक कर्मता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखना ही रखना है आपको। तो 10% का जो नियम है कौन से वैज्ञानिक ने दिया, रेमंड लिंडमैन ने। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भी ये जो टेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 10% नियम किससे संबंधित है। तो ये 10% का जो नियम है किसने दिया, लिंडमैन ने दिया था। किससे संबंधित है, ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। ठीक है, यानी कि ऊर्जा के जो खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो ऊर्जा पहुंचती है उससे संबंधित है। यानी कि किसी से हम जो भोजन करते हैं उसका जो 100% होता है उसका 10% जो है ऊर्जा जो है उसमें चली जाती है। तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जो ऊर्जा जाती है कितनी जाती है, 10%। तो इस वजह से इसको 10% का नियम भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारणीय या स्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो ब्रटलैंड कमीशन ने कब की थी, 1987 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। सर्वाधिक स्थायी पूछा गया है तो महासागर। ठीक है, अगला, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं। तो किस प्रकार के जीव जो हैं अपघटक कहलाते हैं। अपघटक कौन होते हैं, डिकम्पोजर, जैसे कि कवक और जीवाणु। ठीक है,
तो कवक और जीवाणु क्या कहलाते हैं? अपघटक या डिकम्पोजर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साथियों ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड है कैसा होता है? ये सीधा होता है, अपराइट। नेक्स्ट है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा यानी कि विपरीत दिशा में बनता है? तो उल्टा कब बनता है? जलीय परितंत्र में उल्टा बनता है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियो केमिकल साइकिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन प्राथमिक उत्पादक की बात कर रहा है, किसमें? समुद्री वातावरण में। तो कौन से जीव प्राथमिक उत्पादक हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है। नेक्स्ट, परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? गतिक हृदय किसे कहा जाता है? परितंत्र का। ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र को गतिक हृदय कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो किसका निर्माण करते हैं? परितंत्र का। दोबारा देखिए, किसी क्षेत्र के यानी कि किसी भी क्षेत्र के सभी जीवधारी और वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो ये परितंत्र बनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन को। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये डाटा है और इम्पोर्टेंट है। भारत में रामसर यानी कि रामसर जो साइटें हैं, रामसर आर्द्र भूमियाँ कितनी हैं? 42 हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी आर्द्र भूमियाँ हैं? बुलर झील है, होकेरा आर्द्र भूमि है, सुनिरसर मानेसर है, और लद्दाख में देखते हैं ये शो मोरेरी झील, शोकार आर्द्र भूमि क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका ये सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। पंजाब की बात करें तो हरके झील, और हरके झील जो है कृत्रिम आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट है कांजली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य। ये पंजाब के हो गए। केरल में कौन कौन से हैं? अष्टमुदी, सष्टमकोट्टा, वेम्बनाड। ठीक है। राजस्थान में सांभर, केवलादेव और केवलादेव। ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है ये। अगला देखिए, उड़ीसा में कौन कौन सी हैं? रामसर साइट, चिल्का झील है, और भीतर कड़िका मैंग्रोव। आंध्र प्रदेश कोलेरू है यहाँ पे। असम में दीपोर बील। तमिलनाडु में पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला देखिए, त्रिपुरा में कौन सा है? रुद्र सागर है। मणिपुर में लोकटक। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी तंत्र यानी कि ब्रज घाट से नरौरा तक है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, समाना पक्षी अभ्यारण्य है, समसपुर है, पार्वती अर्गा है, सांडी है। ठीक है। और सरसई नवार झील है, सुर सरोवर। ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल पूर्वी कोलकाता में आर्द्र भूमि सुंदरवन सबसे बड़ा है, और मध्य प्रदेश में भोज आर्द्र भूमि है। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र में नंदोर मदमेश्वर लोनार है, यानी कि महाराष्ट्र में दो हैं, नंदोर है और लोनार है।
बिहार में कौन कौन सा है? कांवर ताल है। उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व है। साथियों, ये जो डाटा है आपको पीडीएफ के माध्यम से अगर चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, और एक बार इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहलाते हैं? बायोम, यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं पृथ्वी पे? तो बायोम कहलाते हैं। अगला है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? जलीय। जलीय बायोम सबसे बड़ा। अगला है, सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो ये टुंड्रा बायोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैविक आते हैं और अजैविक घटक दोनों आते हैं। अगला क्वेश्चन जो बनता है, कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है? तो कौन सा तंत्र जो है सभी समुदाय में सभी जीवों में संबंध जो है स्थापित करता है? तो खाद्य जाल, फूड वेब जो है सभी जीवों में संबंध जो है स्थापित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? जितने भी उपभोक्ता हैं सब में परपोषी गुण पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं तो की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। कौन सी? की स्टोन प्रजातियां। दोबारा देखिए, वे जातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं तो क्या कहते हैं उनको? की स्टोन प्रजातियां कहते हैं, की स्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखते हैं। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? कौन से? एबोनी और महोगनी तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित हैं। अगला है, साल और सागौन शीशम किस बायोम के अंतर्गत के वृक्ष हैं? ये मानसूनी वन बायोम के। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? कैसी? अम्लीय और अल्प खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो किसकी होती है? शंकुधारी वनों में। ठीक है, कौन से बायोम में? शंकुधारी वन में। अगला है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन में जो है सबसे कम तापांतर पाया जाता है। अगला, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में सबसे ज़्यादा प्राथमिक उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? कौन सा माना जाता है? मानसूनी बायोम जो है विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र में माना जाता है। कौन सा? मानसूनी बायोम। अगला फैक्ट है साथियों, यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिक शत्रु यानी कि इको इनेमी कहा जाता है। कौन से वृक्ष को? यूकेलिप्टस को। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत यातायात में पाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लास्ट जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था साथियों। ठीक है, तो इस वजह से इसको याद रखना है। और साथियों, ये जो डाटा है आपके सामने ये एनसीईआरटी का डाटा है। एनसीईआरटी आप किसी भी कोचिंग से पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो
आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके बाद में आप NCERT जरूर पढ़िएगा, ठीक है। ये मेरा आपको सजेशन है, NCERT। ये पढ़ने के बाद में आपको कोई भी जो समस्या है वो नहीं आने वाली है। बाकी जो बहुत सारी बुक मार्केट में, मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन NCERT बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है टेट और सीटेट के एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो, ना कि टेट और सीटेट तक ही सीमित नहीं है ये, हर एक एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर जल के नितल यानी कि तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? दोबारा देखिए, सागर जल के नितल यानी कि नितल का मतलब तलहटी में रहने वाले जो जीव हैं उनको कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उनको बेंथस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंथस। जो सागर का जल है उसके तलहटी में जो जीव रहते हैं बेंथस कहलाते हैं। अगला देखिए, रेंडियर किस बायोम का जंतु है? कौन सा? रेंडियर। तो ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। कहाँ का है? टुंड्रा प्रदेश का। अब देखिए साथियों, अगला जो टॉपिक है हमारा जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी से संबंधित है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगला जो टॉपिक है बायोडायवर्सिटी से संबंधित होने वाला है। तो कैसी क्लास लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।